हेलो बच्चों, तो फार्माको इकोनॉमिक्स सोशल फार्मेसी का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो बच्चों का कहना है कि सर आप भूल जाते हो, हम लोग बोलते हैं आपको। जैसे शाइस्ता परवीन, इनका कहना है कि सर फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ओके। फिर इन्होंने लिखा एक बार पहले भी हमने बोला था, आप भूल जाते हो। तो बेटा मैं भूलता नहीं हूँ। मेन चीज़ क्या है कि अब आप खुद सोचो कितने कम समय में कितने सारे MCQ, है ना, कितने सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ वो सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, राइट। तो इसलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन ठीक है, आपकी डिमांड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शाइस्ता परवीन के नाम पे ये शुरू करते हैं हम लोग फार्माको इकोनॉमिक्स। ओके, हाँ, ठीक। अब भाई देखो फार्माको इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स का तो नाम आपको पता है, इसको इस तरह से ब्रेक कर दो। फार्माको अलग कर दो और इकोनॉमिक्स अलग कर दो। इकोनॉमिक्स क्या बहुत ब्रॉड है, हर चीज़ में इकोनॉमिक्स आ जाती। जहाँ भी बात पैसे की होती, जहाँ भी बात कॉस्ट की होती है, वहाँ इकोनॉमिक्स होती है। इवन इकोनॉमिक्स पूरा सब्जेक्ट है, इसी पे बेस्ड है। किस पे? सिर्फ कॉस्ट पे, किस तरह कॉस्ट बचाई जा सके, किस तरह कॉस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। बड़ी बड़ी किताबें छपी हुई हैं, एक से एक जो है अर्थशास्त्री हो गए इकोनॉमिक्स में, राइट। तो इकोनॉमिक्स बहुत ब्रॉड है। हम पढ़ेंगे फार्माको इकोनॉमिक्स, मतलब फार्मा का कॉस्ट मैनेजमेंट इस चैप्टर में पढ़ना है। कुछ चीज़ें चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इस तरह से पढ़ाऊँगा, अगर ध्यान से पढ़ोगे कि बिल्कुल याद हो जाएगा, और अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में जो है उसको लिख के आ जाना, ठीक। तो फार्मा की इकोनॉमिक्स, फार्मा का कॉस्ट मैनेजमेंट, फार्मा में पैसे कैसे बचाएं, सही जगह पैसे कैसे लगाएं, यही सारा मैनेजमेंट हमें जो है सीखना है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है? देखो इकोनॉमिक्स बहुत पुराना वर्ड है, नया वर्ड आया है फार्माको इकोनॉमिक्स, ठीक। ये इंटरेस्ट ऑफ ड्रग पे है। किस पे? न्यू इंटरेस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम मच ओल्डर। पहले से ही जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ड्रग पे रुपया पैसा खर्चा हो रहा है बेहिसाब, आप मानोगे नहीं। हर साल इंडिया का एक डेटा बताता है कि 2 से 5% ऐसे लोग हैं जो बीमारी की वजह से, जिनको फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता है, बीमारी की वजह से वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 2 से 5%, ये लिखा हुआ डेटा है, हमने कहीं सर्च किया नहीं है, जाके किताबों में ही पढ़ा है। तो सोचिए, इमेजिन करो किसी के घर में जैसे कोई बीमार हो गया, भले वो रईस खानदान का हो या मिडिल क्लास का हो, तो डेटा बताता है कि बीमारी में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, घर बार बिक जाता है। इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है फार्मासिस्ट को पढ़ाने के लिए। पहले नहीं था फार्माको इकोनॉमिक्स, अब बताया गया सोशल फार्मेसी में, ताकि एक फार्मासिस्ट की जागरूकता फैला सके फार्माको इकोनॉमिक्स से के थ्रू। कैसे कैसे ये आपको समझ में आएगा जब हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बार 1986 में ये टर्म जो है रे टाउनसेंड ने जो है इसको क्या क्वाइंड किया, मीन्स डिस्कवर किया, राइट। कौन? किसने? रे टाउनसेंड ने। फार्माको इकोनॉमिक्स को अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो हमने कहा ना कि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है, उसी से एक छोटी सी ब्रांच निकली है फार्माको इकोनॉमिक्स, यानी फार्मा की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बात करेंगे कॉस्ट बेनिफिट की, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, कॉस्ट मिनिमाइजेशन की, कॉस्ट ऑफ इलनेस की, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी की। मतलब कॉस्ट बेनिफिट, जब हम कहीं दवा कराने जाते हैं तो हमको फ़ायदा कैसे मिल सके पेशेंट को, ठीक। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कम पैसे में हम अच्छे से इलाज कैसे करा पाएँ। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, पूरी जो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है उसका खर्चा कैसे कम किया जा सके। कॉस्ट ऑफ इलनेस, जो पूरी बीमारी में जो इलनेस की कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को मैनेज कैसे किया जाए। यूटिलिटी कॉस्ट, अब कहीं जाते हो, हॉस्पिटलाइज होते हो, दुनिया भर की एम्बुलेंस सेवा लगती है, ये सेवा लगती है, वो दवाएं लगती है, ये सब क्या है? यूटिलिटी कॉस्ट है। इनको कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो कुल मिला के एनालाइज टू कंपेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। फार्माको इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पैसा कैसे बचाते हैं? भाई 2 डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक। हम क्या करेंगे भाई, एक डॉक्टर ज़्यादा फीस है,
अब अगर आपको नहीं पता फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में, आप जाओगे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा भाई 10 लाख भर दो काउंटर पे, आप भर के चले जाओगे। लेकिन अगर पता है फार्माको इकोनॉमिक्स तो कंपेयर करोगे, ये डॉक्टर और ये डॉक्टर, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम, दोनों की केस स्टडी कर लो भाई कि किसका हाथ बढ़िया है, किसका ट्रीटमेंट बढ़िया है, राइट। लेकिन जब आपको नॉलेज होगा तब ये काम करोगे ना। दवाओं की बात आती है, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, ऐसे एंटीबायोटिक हैं कुछ महंगे भी आते हैं कुछ सस्ते भी आते हैं, काम एक जैसा ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना महंगा लेके आप सस्ता ले सकते हो। ठीक, कुछ दवाएं ब्रांड के हिसाब से, मत जाओ ब्रांडेड पे, जेनरिक ले लो, राइट। तो इस तरह कहने का मतलब आप अपने जेब के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या करता है? अडॉप्ट एंड अप्लाइज द प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स टू द फील्ड ऑफ द फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है? अडॉप्ट करता है, पॉलिसीज बनाता है, किस पे बेस्ड? फार्मेसी पे बेस्ड। ये किसकी इकोनॉमिक करेगा? हमारे हेल्थ ट्रीटमेंट की, हमारे फार्मेसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स को मैनेज करने का काम करता है। फार्माको इकोनॉमिक्स इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, ड्रग थेरेपी टू हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। तीनों के बीच का कंपैरिजन है फार्माको इकोनॉमिक्स। क्या क्या है? एनालिसिस कॉस्ट ऑफ ड्रग, कितने पैसे की ड्रग लग रही है। थेरेपी टू हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जो थेरेपी हो रही है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, प्लस सोसाइटी का हिसाब किताब क्या है, किस तरह सोसाइटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मिला के इन सब में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करके फार्माको इकोनॉमिक्स पे क्या काम करते हैं? काम किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अगर हम क्यों किया जाए ये काम, तो क्यों किया जाए भाई? क्लिनिकल आउटपुट पाने के लिए। क्लिनिकल आउटपुट, जैसे क्लिनिकल डेटा होता है वैसे क्लिनिकल आउटपुट, सही से जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका आउटपुट। ऐसा नहीं है कि पैसा लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ और फ़ायदा नहीं हो रहा है। पैसा लगाओ तो उसका आउटपुट मिलना चाहिए। आप पूछ सकते हो डॉक्टर से, बस डॉक्टर ने कहा 10 लाख भर दो, कल 11 लाख भर दो, कल 2 लाख और ले आओ, कल 6 लाख और ले आओ, आउटपुट नहीं मिल रहा, पेशेंट की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है कि आप जो है फार्मा सेक्टर में पैसे को कैसे बचा सकते हो। तो क्लिनिकल आउटपुट कंपेयर करो डॉक्टर्स के। इकोनॉमिक आउटपुट क्या क्या आता है इसमें? कॉस्ट बेनिफिट आता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है, मिनिमाइजेशन आता है, कॉस्ट यूटिलिटी आता है, और ह्यूमनिस्टिक आउटकम, साथ में सोशल आउटकम बहुत ज़रूरी है, जो किसके अंडर में आता है? ह्यूमनिस्टिक आउटकम में। किसमें? क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट सेटिस्फैक्शन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पेशेंट की लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट कैसी होगी? ऐसा नहीं ट्रीटमेंट करके खाली जिंदा लाश बना के भेज दो। पेशेंट का प्रेफरेंस क्या है? कई तरह की दवाएं हैं, पेशेंट उनको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, खाना चाह रहा है कि नहीं खाना चाह रहा है ना? तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। पेशेंट का सेटिस्फैक्शन हॉस्पिटल के प्रति और डॉक्टर के प्रति सही होना चाहिए, राइट। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है। इन्हीं 3 चीज़ों को फुलफिल करने के लिए फार्माको इकोनॉमिक्स मीन्स जेब का खर्चा भी ज़्यादा ना जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिल जाए, पेशेंट को सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए और इलाज सही तरीके से हो जाए कम पैसे में। यही फार्माको इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है, यही सिखाता है, राइट। और बात करें फार्माको इकोनॉमिक्स क्या करता है, कैसे करता है? कंपिटिटिव ड्रग लॉन्च। कंपिटिटिव ड्रग लॉन्च मीन्स कोई एक ड्रग लॉन्च कर रहा है, कोई दूसरी कर रहा है, कोई तीसरी कर रहा है, कोई चौथी ड्रग कर रहा है, इनके बीच में कंपिटिटिव ड्रग लॉन्च। भाई उसने इतने में करी, हम सस्ते में कर देंगे। फिर ड्रग सिलेक्शन इन द फार्मेसी। भाई फार्मेसी में मत ब्रांडेड की तरफ भागो, जेनरिक दवाई ले सकते हो। जेब में पैसा है तो ब्रांडेड लो, नहीं है तो जेनरिक ले लो, राइट। लाइफ सेविंग मेडिसिन एट लो प्राइस इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी फार्माको इकोनॉमिक्स के थ्रू बननी चाहिए या बनी है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं एटलीस्ट, जो बहुत ज़रूरी हैं और पेशेंट को मरने से बचाती हैं, ऐसी दवाएं हमेशा लो प्राइस पे मिलनी चाहिए ताकि हर किसी को बचने का अधिकार है। ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से सामने वाले की जान चली जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इवेल्युएशन, ये इवेल्युएट किया जाता है कि भाई पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट कैसा होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फार्माको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब 4 मेथड है फार्माको इकोनॉमिक्स को इवेल्युएट करने के लिए। 4 मेथड दिए गए हैं, इनके थ्रू हम इसको इवेल्युएट करते हैं। कैसे? सबसे पहला है CMA, कॉस्ट
मिनिमाइजेशन एनालिसिस। नाम क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। मतलब ये प्योरली इकोनॉमिक्स की बात करता है। किसकी? प्योरली इकोनॉमिक्स की बात करता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट होगा किसके पे बेस्ड? कॉस्ट पे बेस्ड। कॉस्ट पे बेस्ड मेजरमेंट इसमें होगा, यूजुअली ओनली टू हेल्थ सर्विंग। जैसे कॉस्ट कैसे बचेगा? प्रेस्क्राइब ए जेनरिक प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ ब्रांडेड। मीन्स जेनरिक डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करेगा? जेनरिक मेडिसिन करेगा, ठीक, इंस्टेड ऑफ ब्रांडेड। ब्रांडेड नहीं करेगा। मीन्स कैसे बचा सकते हो? ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक करके, ब्रांडेड को जेनरिक में कन्वर्ट करा लो। दूसरा, डिफरेंट एंटीबायोटिक थेरेपी। कुछ एंटीबायोटिक बहुत महंगी आती, कुछ एंटीबायोटिक बहुत सस्ती आती, काम दोनों का एक ही है, तो सस्ती वाली ले लो। कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी होती है, कॉस्ट पे बेस्ड और कुछ नहीं। इसमें बाकी कोई एनालिसिस नहीं होती, खाली जहां पैसा कम बचता है, ठीक। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड होगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, जिसको क्या बोलते हैं? CEA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। अब देखो CEA में क्या देखेंगे? कॉस्ट देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे? इफेक्टिवनेस देखेंगे। मीन्स कॉस्ट के साथ साथ वो दवा कितनी असरदार है, कितनी फायदेमंद है, उसको भी हम देखेंगे। पहले में CMA में हमने क्या देखा? सिर्फ एक फैक्टर देखा, वो था कॉस्ट। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में कॉस्ट के साथ साथ, पैसे के साथ साथ, ऐसा नहीं कि हम कोई भी जेनरिक दवा उठा लें और उसका फायदा ना हो, हमको दोनों कंपैरिजन करने हैं, ठीक। तो दोनों कंपैरिजन करने के लिए क्या होगा? भाई जैसे मेडिसिन वगैरह होती हैं, उसका पहली चीज तो पैसा देख लिया हमने। कम पैसे पे हम कंपेयर कर लेते हैं किस दवा का रिजल्ट बढ़िया है, तो दोनों चीज़ों का कंपैरिजन हो जाता है, ठीक। कॉस्ट और इफेक्टिवनेस, जिससे कि दवा कैसी हो, जो पैसे, देखो पैसा तो मेन हो गया, पैसा तो मेन CMA में भी देख रहा है और सब में देखेंगे। भाई जाहिर सी बात, आपकी जेब में अगर पैसे नहीं बचेगा तो इलाज कराने का फ़ायदा ही क्या है? फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा? और दवा की बात आती है तो फार्मा इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर यही नहीं कर पा रहे हो तो? कॉस्ट तो सब में ऐड है। पहले में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, दूसरे में हम दवा पे भी ध्यान देते हैं। वो दवा कितना, उस दवा का रिजल्ट कितना अच्छा है, कितने % वो पेशेंट को ट्रीट कर रही है, बीमारी को दूर कर रही है। तो कॉस्ट और इफेक्टिवनेस दोनों चीज़ें हैं। फिर कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें, CUA की, इसमें क्या? कॉस्ट, देखो इसमें भी कॉस्ट है। दूसरी चीज इसमें आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि इसमें क्वालिटी को देखते हैं, मीन्स दवा खाने के बाद पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट है, दवा खाने के बाद पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट है, उसकी लाइफ जो है कितनी बेटर हो रही है। ध्यान से समझो चीज़ों को। CEA और CUA में कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन दूर कर लो। CEA कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट की बात करेंगे, और दवा के इफेक्टिवनेस, दवा देने के बाद असरदार कितनी है, ठीक, असर की बात करेंगे, मीन्स बीमारी को दूर कर रही कि नहीं। लेकिन हम कॉस्ट यूटिलिटी एक अलग फैक्टर है, यूटिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, दवा असर तो कर रही, बीमारी तो ठीक कर रही, लेकिन बीमारी ठीक करने के बाद किस लेवल तक उसकी लाइफ को अच्छा किया जा रहा है, मीन्स बेटरमेंट ऑफ लाइफ। एक होता है बीमारी से ठीक कर लो फिर भी पड़ा हुआ है बेड पे, दूसरा क्या होता है बीमारी से ठीक होने के बाद दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक, कितनी जल्दी पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही, राइट। तो क्वालिटी मीन्स जो है यूटिलिटी एनालिसिस, जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास हुआ किसी का, ठीक, ग्राफ्टिंग हुई कहीं की, इरिथ्रोपोइटिन रेनल डिजीज का ट्रीटमेंट हुआ। अब ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट कितनी जल्दी, देखो एक बात होती है इफेक्टिवनेस की, दूसरे नंबर की मीन्स बीमारी ठीक हो गई, दूसरी बात ये होती है यूटिलिटी एनालिसिस, मीन्स मेडिसिन का यूटिलाइजेशन इस तरह से हो कि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, पहले से की तरह वो नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दे, दैट इज कॉस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक, मीन्स कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। तीसरी आती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात। कॉस्ट बेनिफिट की मीन्स इसमें क्या क्या है भाई, कॉस्ट तो है ही है, दूसरा क्या बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट मतलब क्या, मतलब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पैसा कम है, लिमिटेड है,
एक हॉस्पिटल है आपके यहाँ पे गांव में जिसके पास चीज़ें कम है, लेकिन उन चीज़ों से इस तरह से इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो कि पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे केस क्या है, देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट यूटिलिटी में कंफ्यूज मत होना। यूटिलिटी में क्वालिटी की बात हो रही है और बेनिफिट में यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ओनली वन प्रोग्राम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। एग्जाम्पल मॉनिटरिंग वैल्यू। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मेन चीज क्या है, मॉनिटरिंग करके, पेशेंट की केयर करके, पेशेंट की मॉनिटरिंग करके उसको क्या बेटर किया जा रहा है। मींस यहाँ पे असर दिख रहा है, विजुअलाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, पेशेंट की केयर की जा रही है। ठीक, एक फैक्टर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, क्या, पेशेंट की केयर ज़्यादा हो रही है। तो कॉस्ट प्लस दवा का बेनिफिट प्लस केयर, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसको बोलते हैं CBA। ये 4 फैक्टर बहुत ज़्यादा याद रखें, 4 मेथड हैं फार्माको इकोनॉमिक्स के इवेल्युएशन के, जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स इवेल्युएशन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है फार्माको इकोनॉमिक्स की, वाई इट इज़ द इम्पॉर्टेंट, वाई वी आर स्टडिंग हियर। तो 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं बेसिकली, जो है फार्माको इकोनॉमिक्स के 4 मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं। कौन कौन से, पहला मैन्युफैक्चरर जो दवा को बनाएगा, दूसरा हेल्थ प्रैक्टिशनर जो दवा को प्रिस्क्राइब करेगा, तीसरा फार्मासिस्ट जो सही से काउंसलिंग करेगा और पेशेंट को बताएगा कि कब दवा खानी है, कैसे दवा खानी है, चौथा क्या है, पेशेंट है, ठीक, जिसको दवा खानी, जिसके लिए बनाएगी। अल्टीमेटली चाहे मैन्युफैक्चरर की बात किया जाए वो भी पेशेंट के लिए है, हेल्थ प्रैक्टिशनर की बात किया जाए वो भी पेशेंट के लिए है, फार्मासिस्ट की बात किया जाए, मीन्स ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब काम कर रहे हैं किसके लिए, पेशेंट के बेटरमेंट के लिए, राइट। तो इशू रिलेटेड ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स डिस्कस बिलो। अब मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट और पेशेंट, सब के इशू को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फार्माको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कोई भी दवा है, कोई भी मेडिसिन अगर बनानी है तो उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क लगता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, फिर उनके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बेहिसाब पैसा खर्चा होता है। ये जो ड्रग की MRP देखते हो ब्रांडेड ड्रग की ज़्यादा होती है और जेनरिक की कम क्यों होती है, इसके पीछे का फंडा पता है। ब्रांडेड दवा रिसर्च की जाती है बहुत ज़्यादा, पहली बार किसी ने मार्केट में उतारी तो उतारने के पहले कितनी सारी उसके लिए जो है एक्सरसाइज की गई, कितने सारे पायलट प्रोडक्ट, कितने सारे रिजेक्ट हुए होंगे, कितना क्लिनिकल ट्रायल्स लगा होगा, उन सब का एवरेज जोड़ा जाता है, कितना खर्चा आया, और उसके बेस पे एक MRP डिसाइड की जाती है। जेनरिक में क्या होता है, जब पेटेंट खत्म हो गया तो वो फार्मूला रिलीज होकर मार्केट में आ गया। अब भाई जाहिर सी बात, उनका पैसा निकल आया, या तो कोई पेटेंट करा ले या फिर मार्केट में रिलीज होकर आ गया, अब उस पर वो जेनरिक दवाएं, और जेनरिक दवाओं के लिए रिसर्च की नहीं, वो पास्ट रिसर्च पे बेस्ड होती हैं, ठीक। तो ये जेनरिक दवाएं होती हैं, इसीलिए जेनरिक दवाओं की कीमत कम होती है, बाकी चीज़ें वही होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में क्या ढेर सारा पैसा लगता है। अगर फार्माको इकोनॉमिक्स की बात कर ली जाए, अगर मैन्युफैक्चरर जो है, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो दवाएं बनाता है, उसको इसका नॉलेज होगा तो क्या करेगा, कंपैरेटिव स्टडी करेगा। कंपैरेटिव एक्सिपिएंट लेना है, हाँ भाई ये एक्सिपिएंट का भी यही काम है, इस एक्सिपिएंट का भी यही काम है, तो दोनों में कंपेयर कर लेगा। हम क्या करेंगे, सस्ता वाला ले लेंगे, राइट। लेबोरेटरीज में केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, हम थोड़े सस्ते वाले से काम चला लेंगे। दूसरा, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो ऑलरेडी वर्क हो चुका है, हम क्या करेंगे, उन पे और सब्स्टिट्यूशन करके उन पे डिज़ाइन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं, ज़्यादा कुछ हेडक नहीं है, तो बड़े आराम से ये काम किया जा सकता है। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज इन प्रेजेंट हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में बी डिफाइंड ड्रग दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, जो दवा कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ठीक, वो दवा लेस कॉस्टली होगी, लीस्ट इफेक्टिव होगी एज ए अल्टरनेटिव, ठीक। कॉस्ट इफेक्टिव दवा
लीस्ट इफेक्टिव है, मीन्स उसका अगर असर कम हो रहा है तो एज ए मैन्युफैक्चरर क्या काम किया जा सकता है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, उसका लैब में रिसर्च किया जा सकता है कि ये दवा असर कम क्यों कर रही है, इस पर थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर दें तो असर इसका ज़्यादा हो सकता है। तो कम पैसे में बड़ा काम किया जा सकता है। तो इस तरह से फार्माको इकोनॉमिक्स बताता है। दूसरा, बेसिक फैक्टर जो होते हैं सेफ्टी और इफिकेसी, मेडिसिन और पेशेंट की सेफ्टी और दवा का असर, बहुत दोनों फैक्टर कंप्रोमाइज़ नहीं करने हैं कहीं पे भी, नहीं तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, एडवर्स रिएक्शन, टेरेटोजेनिसिटी और फार्माकोलॉजी पे इफेक्ट हो जाता है। अगर ये दोनों फैक्टर कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ हो गए तो फिर जो रिसर्च की जा रही है उन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता। कई बार रिसर्च जो है पूरी रिसर्च कई बार होता है कि वो रिसर्च फेल हो जाती है। ठीक, एडिशनल फैक्टर वर्थ कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड फार्माको इकोनॉमिक्स देयर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। फैक्टर्स वुड कंप्रोमाइज स्पेसिफिक इवैल्यूएशन सच एज सोशल, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ इलनेस विच द ड्रग इज इंडिकेटेड, कॉस्ट एंड कंसिक्वेंसेज एग्जिस्टिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेथड्स। ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं ये सब किसके लिए बनाई जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेटरमेंट के लिए बनाई जाती हैं कि कम पैसे में इनका कैसे बेटरमेंट किया जा सके। इंफॉर्मेशन वेरी अर्ली टू डेवलपमेंट, अब ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, फार्माकोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, टेरेटोजेनिसिटी है, मीन्स दवा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है अगर, और हम जब दवा का डेवलपमेंट कर रहे हैं अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज़, जो आने वाले इम्पैक्ट हैं उनको कम किया जा सकता है, उनके सब्स्टिट्यूशन कम किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। कितना सारा पैसा बचेगा, सोचो अभी पूरा सारा रिसर्च कर डाले कोई फार्मासिस्ट, कोई मैन्युफैक्चरर है, और उसके बाद पता चला रिजल्ट जीरो, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया। शुरू में ही फार्माको इकोनॉमिक्स करके उसको पता चल गया भाई ये दवा है, इसका ये साइड इफेक्ट है, ये दवा इसका साइड इफेक्ट, इनिशियल स्टेज में ही उसको सब कुछ पता चल गया, कितना सारा पैसा वो बचा सकता है अपना, राइट। फिर बात करते हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर बोले तो डॉक्टर, राइट। तो डॉक्टर क्या है, उसके लिए भी प्राइमरी यूज़ क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो पॉलिसी है वो सही से बनाई जा सके। अब होता क्या है, कंप्लीट फार्माकोथेरेपी डिसीजन शुड बी सर्टेन 3 बेसिक इवैल्यूएशन, 3 बेसिक इवैल्यूएशन होते हैं, ठीक, जिनके ऊपर ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ड होता है। क्लिनिकल आउटपुट, ठीक, इकोनॉमिक आउटपुट और ह्यूमनिस्टिक आउटपुट, जो हमने अभी पहले बताया ऑब्जेक्टिव में। यही 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के, जो डॉक्टर होता है, ठीक। कॉस्ट बेनिफिट पेशेंट को भी होना चाहिए, डॉक्टर को भी होना चाहिए, इफेक्टिव मिनिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन होना चाहिए, ठीक, और पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के लिए। नो लॉन्गर कैन ड्रग सिलेक्शन डिसीजन बेस्ड स्लोली एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट, दिस स्ट्रेटजी इज मिसलीडिंग। सिर्फ और सिर्फ महंगी दवाएं अच्छी होती हैं, यही मीन्स स्ट्रेटजी हमेशा अच्छी नहीं होती, ये मिसलीड करते हैं कई बार, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की हालत भी खराब हो जाती है और जेब भी खराब हो जाती है। थ्रू एन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फार्माको इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यहाँ पे अप्लाई क्या करना चाहिए, फार्माको इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि 3 क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए। कौन कौन से, इफेक्टिव फार्मूलरी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल की फार्मूलरी है जिसमें मेडिसिन के नाम होते हैं, कौन कौन से मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक ना, और जो नहीं है उसको रिमूव किया जाता है, एक तो उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इंडिविजुअल पेशेंट ट्रीटमेंट की पूरी हिस्ट्री होती है। तीसरा, मेडिकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च एलोकेशन, ठीक, मेडिकेशन पॉलिसी किस तरह हॉस्पिटल की होती है और रिसोर्सेज के एलोकेशन किए कहाँ किए गए हैं, ये सारे के सारा डेटा जो है हॉस्पिटल फार्मूलरी में क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो इसको कुल मिला के मेंटेन, हॉस्पिटल फार्मूलरी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हेल्प करता है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स ये बहुत सारे डिसीजन को, पेशेंट सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक, और हॉस्पिटल का किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स कैन प्रोवाइड द क्रिटिकल कॉस्ट इफेक्टिवनेस डेटा, सपोर्ट द फार्मूलरी एडिशनल और रिमूवल। देखो क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स का जो डेटा होता है, ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास मिलता है उसके बेस पे
कौन सी दवा फार्मूलरी में रखनी है, कौन सी दवा फार्मूलरी से हटानी है, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। भाई मान लिया कोई बड़ी महंगी दवाएं हैं, यूज़ नहीं हो रही हैं, ठीक, तो वो क्या आ रही हैं, मंगाई तो जा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो एक्सपायर हो जा रही हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है भाई, डेटा मेंटेन करके रखेगा ना कि इस तरह की दवाएं, तो ऐसी दवाओं को हॉस्पिटल फार्मूलरी से रिमूव कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो सस्ते दाम पे भी मिलती हैं और पेशेंट का एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, ऐसी दवाओं को हॉस्पिटल फार्मूलरी में ज़्यादा जगह देनी चाहिए। और जो दवाएं महंगी हैं, पेशेंट एक्सेप्टेंस कम है, फिर भी रखनी है अगर, तो उनको कम से कम रखो। अदरवाइज तो फार्माको इकोनॉमिक्स पूरे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फार्मूलरी इज रेगुलेटेड, फार्मूलरी रेगुलेट भी होती है एंड रिवाइज भी की जाती है ऑन द बेसिस या ऑन द कलेक्शन ऑफ फार्माको इकोनॉमिकल डेटा या फार्मास्यूटिकल बेस्ड सिचुएशन। करंट क्लिनिकल जजमेंट हेल्प द मेडिकल स्टाफ। अब इसके बेस पे हॉस्पिटल फार्माको इकोनॉमिक्स के बेस पे बताई गई, भाई जाहिर सी बात है कि हाँ, तो इस तरह से क्या पेशेंट को और वहाँ का जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये दवा इस काम की है जिससे पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत अच्छे से होगा और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं होगी, राइट। फिर इंक्लूड द अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे फार्मूलरी का जो डिसीजन मेकिंग है, फार्माको इकोनॉमिक्स के डिसीजन के लिए पॉलिसी बनानी है, बहुत सारे पब्लिश्ड फार्माको इकोनॉमिकल डेटा होते हैं, उनकी स्टडी प्लस इकोनॉमिक मॉडल टेक्निक्स, मीन्स दवा का भी अच्छे से होना चाहिए और इकोनॉमिक्स, दोनों चीज़ें देखो साथ साथ चलती हैं, तभी फार्माको इकोनॉमिक्स बनती है। तो ये दोनों चीज़ें रिसर्च करके जो है पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स असेसमेंट ऑफ फार्मूलरी डिसीजन हेल्प टू इंश्योर दैट द एजेंट प्रमोटेड टू आवर फार्मूलरी यील्ड द हाईएस्ट आउटकम पर डॉलर सेंट। पर डॉलर कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मीन्स हर चीज़ का हिसाब, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, इन सब चीज़ों के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई जाती हैं जिसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी रहती हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं या डिसीजन लेती हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स कैन असेस द बैलेंसिंग कॉस्ट एंड पेशेंट आउटकम, मतलब क्वालिटी ऑफ केयर। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या करता है, असिस्ट करता है बैलेंस ऑफ कॉस्ट की, पेशेंट के लिए प्लस हॉस्पिटल के लिए, ठीक, दोनों तरह की कॉस्ट को मेंटेन करने का काम करते हैं। और दूसरा क्या, क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट का आउटकम, पेशेंट जो पैसा लगा रहा है उसको आउटकम मिल रहा है, ठीक। ऑफन रिजल्टिंग द मेंटेनिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर एंड पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग। दोनों चीज़ें हैं, पेशेंट को कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और पेशेंट क्या है, पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, अच्छा खासा कॉस्ट की सेविंग भी कर ले रहा है, ठीक। कॉस्ट कॉन्शियसनेस इन्वायरमेंट फार्माको इकोनॉमिक रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, ठीक। तो ऐसा फार्माको इकोनॉमिक्स का जो डेटा होता है ये हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए, भाई बहुत सारे पेशेंट ऐसे, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, महंगे भी हैं सस्ते भी हैं, है ना, तो पेशेंट या बहुत सारे ऐसे जो बड़ी महंगी, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं बड़ी महंगी महंगी दवाएं लिखते हैं, कुछ होते हैं जो सस्ती दवाएं लिखते हैं, तो आदमी किसके पास जाएगा, जो सस्ती दवाएं लिखता है उसके पास ज़्यादा जाएगा। भाई सस्ती दवा भी हो और पेशेंट को फ़ायदा भी मिल जाए। देखो फार्माको इकोनॉमिक्स टॉपिक पढ़ रहे हो, ये चीज़ दिमाग में बैठाओ, फार्माको मतलब ड्रग, इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, दोनों का सामंजस्य, ड्रग भी अच्छी हो, पैसा भी कम लगे, कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग हो, ठीक, और आराम उसको पेशेंट को बराबर मिले, इसी चीज़ से रिलेटेड पूरी कहानी घूमती चली गई है, ठीक। फिर बात करें का है कि जो हम लोग हैं फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट को कैसे ये फार्माको इकोनॉमिक्स जो है इम्प्रूव करने में कैसे मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट के लिए टूल होता है इवेल्युएशन ऑफ ड्रग के, वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू शुड बी ट्रांसलेटेड टू पेशेंट एंड फाइनेंशियल आउटकम। भाई जागरूकता फैलाने का काम, पेशेंट तक पहुंच सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट की होती है और फार्मासिस्ट इवेल्युएट करता है कहाँ तक से पेशेंट को आराम ज़्यादा मिल सके और उसका पैसा ज़्यादा बच सके, ओके। तो अ पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द इनअप्रोप्रिएट, तो पेशेंट क्या, तो फार्मासिस्ट किस में हेल्प करता है, इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ थेरेपी, मीन्स सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्रिप्शन लेते जाओ, ओवर प्रिस्क्राइबिंग, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, ठीक, या गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन, इन सब को क्या है इवेलुएट करता है फार्मासिस्ट और रिड्यूस करेगा तो कितना सारा पैसा बच जाएगा। भाई पेशेंट जा रहा है डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या कर रहा है, अपना पैसा बढ़ाने के लिए कमीशन की दवाएं ज़्यादा लिख रहा है, जो काम वाली दवाएं हैं
वो कम लिख रहा है, उसको क्या बोलोगे? इनएप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर अपने लिए सोच रहा है। ओवर प्रिस्क्राइबिंग, 4 दवाओं की ज़रूरत है, डॉक्टर क्या कर रहा है? आपके फायदे वाली 4 दवाएं लिख रहा है और 6 दवाएं अपने फायदे वाली लिख रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है इवेल्युएट करके कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी की जा सकती है, इनको रिड्यूस करके, मीन्स कम पैसे में ज़्यादा आराम। ठीक, हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्स ऑर्डर टू मेकिंग द डिटर्मिनेशन फेयरली कंसिडरिंग द पेशेंट फैक्टर, डिजीज फैक्टर एंड अदर इश्यूज। पेशेंट का हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ फेयरली डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जैसे पेशेंट फैक्टर, भाई पेशेंट किस टाइप का है, कहाँ से आया है, दूसरा डिजीज़ फैक्टर, किस तरह की बीमारी है, और भी जो इश्यूज़ हैं उसके सराउंडिंग्स में, उन सबको ध्यान में रख के क्या है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। ड्रग फॉर्मुलरी सर्विस क्या है? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी आर व्यूड एज मीन्स द रिड्यूसिंग द ड्रग बजट। पीटीसी क्या करती है? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का एक ही मेन काम है, वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में अच्छी और सस्ती दवाएं रखे, जिससे हॉस्पिटल का बजट भी कम पड़े और पेशेंट की जेब में खर्चा भी कम पड़े। राइट, यही ओवरऑल जो मेन चीज़ है यही बताई जाती है। तो फार्मासिस्ट, भाई फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के एजेंट कौन? हमारे फार्मेसी वाले भी रहते हैं, तो इनका मेन काम है वहाँ पे पेशेंट को भी जानते हैं और दवा को भी जानते हैं, डॉक्टर को भी जानते हैं। इनका एक ही काम है, क्या है कि सस्ती और अच्छी दवाएं, जिससे भाई हॉस्पिटल के पास भी तो बजट होना चाहिए ना दवाएं मंगाने के लिए, तो कम पैसे सस्ती दवाएं आएंगी तो हॉस्पिटल का भी पैसा बहुत ढेर सारा बच जाएगा, तो हॉस्पिटल का बजट भी कम खर्चा हो और पेशेंट को कम खर्चे में ज़्यादा दवाएं भी मिल सकें। राइट, तो पेशेंट की फाइनल, अच्छा ये जो एक डेटा निकाला गया है, इंडिया की बात करें, वेयर द आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंसेस हाई 60 to 70% मोस्ट एक्सपेंसेस ऑन गोइंग बॉर्न बाई द पेशेंट, ओनली एक्सेप्शन दैट द पीपल हु आर इंश्योर्ड। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर की बात की जाए, 60-70% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, फिर भी होते हैं। और होते क्यों हैं? क्योंकि फार्माको इकोनॉमिक्स का कोई नॉलेज नहीं होता। ठीक, जिसकी वजह से, अच्छा होता क्या है, इनको बचाया कैसे जा सकता है? जैसे डॉक्टर मीन्स मान लिया डॉक्टर के पास या थेरेपी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग रहा है, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है तो उस केस में क्या किया जा सकता है? हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, टर्म इंश्योरेंस वगैरह होते हैं। अगर पेशेंट टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे, सिर्फ सुनते जाओ, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेके रखे, सोचो हेल्थ इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल पहुंच गए आप, लाखों रुपए लग रहा है, जेब से तो नहीं जा रहा है, मीन्स कितना पैसा बचाए। यही तो है फार्माको इकोनॉमिक्स, यही तो बताता है कि पैसे को कहाँ बचा सकते हो आप। मानते हैं, हम सोचते हैं छोटी छोटी EMI होती हैं, ठीक, हर साल कौन पैसे दे 10,000 रुपये, लेकिन जब लगता है 10 लाख रुपए एक साथ तो उस वक्त बड़ा सुकून होता है, क्योंकि अपनी जेब से छोटा छोटा करके गया है, अब टेंशन खत्म। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेकर रखना चाहिए। माना जाता है कि वो एक ऑब्जर्वेशन है कि 2 से 5% पेशेंट पुश्ड बिलो पॉवर्टी लाइन एवरी ईयर ड्यू टू एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ। 2 से 5% ऐसे पेशेंट होते हैं जो इंडिया के अंदर गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेके, हेल्थ के खर्चे को लेके, मेडिसिन के खर्चे को लेके। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस दिस फील्ड का। फार्माको इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है ड्यू टू हाई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस। पुअर पेशेंट के लिए, भाई गरीब आदमी जो है उसके लिए उसकी जेब से ज़्यादा पैसा क्यों जाता है? लैक ऑफ इंश्योरेंस नहीं लेके रखा है, लैक ऑफ एफोर्डेबिलिटी, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? प्रेस्क्राइबर अ वर्स्ट हिट सेक्टर इंटायर लिंक, गलती से पहुंच गया किसी गलत हॉस्पिटल में, ठीक, गलत हॉस्पिटल पहुंच गया तो फिर लेने के देने। तो फार्माको इकोनॉमिक कंसिडरेशन फॉलोड द प्रेस्क्राइबर टू द बेनिफिट ऑफ पेशेंट, देन विल ग्रेड द सर्विस टू द पेशेंट। हमेशा डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट की स्थिति को देख के प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को की बात अगर की जाए तो फार्माको इकोनॉमिक्स, हमने क्या कहा? फार्मा की इकोनॉमिक्स, दवा की इकोनॉमिक्स, दवा
पे पैसा कैसे कम खर्चा किया जाए और रिजल्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। यही है हमारी फार्माको इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं। एग्जाम देते समय सिर्फ इतनी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक। वर्ड टू वर्ड जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो कंप्लीट फार्माको इकोनॉमिक्स 1 शॉट में ख़त्म होता है। सिर्फ इसको सुन लेना अच्छे से, सिर्फ सुन लेना और काम हो जाएगा। ओके, बाय।